हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस 90 डे प्लानर के पॉलिटी के डे 4 को कवर करने वाले हैं। इसके पहले के डे 1, 2, 3 हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन आईएएस 90 डे प्लानर के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि आने वाली बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी के, आप लोग हमारे वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन आप ना लाइक कर रहे हैं और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे मेहनत, हमारी एफर्ट्स के लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो। और इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज के जो ये टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इससे आपको सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये रहा आज का टॉपिक है आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ये चारों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 4 सही है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। संसद राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट हिस्से तक सीमित कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावना के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इससे पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरे में हो। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की वास्तविक घटना से पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अगर उन्हें खतरा की आशंका हो। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके किसी भाग पर लागू हो सकती है। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के किसी निर्दिष्ट भाग तक सीमित करने का अधिकार दिया। मूल रूप से संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए तीसरे आधार के रूप में आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया था, लेकिन यह अभिव्यक्ति बहुत अस्पष्ट थी और इसका व्यापक अर्थ था। इसलिए 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रतिस्थापित किया। 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया, लेकिन इस प्रावधान को बाद में 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स मामले, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावनापूर्ण होने या यह घोषणा पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित होने या बेतुकी या विकृत होने के आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें से जो है ना तो एक सही है ना ही दो, दोनों ही गलत हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपातकाल की घोषणा को मंजूर देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा पारित किया जाना चाहिए। बोल रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय आपातकाल का केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 3, 4। राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं। संसद को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए विशेष संदर्भ पर राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। संविधान संघीय के बजाय एकात्मक हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत में आपातकाल की घोषणा के लिए अनुमोदन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। आपातकाल की घोषणा या इसके जारी रहने को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को
संसद के किसी भी सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। आपातकाल की घोषणा या इसके जारी रहने को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय आपातकाल की वापसी का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस मामले में घोषणा की निरंतरता को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव से अलग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। संविधान संसद को निम्नलिखित में से किस असाधारण परिस्थिति में राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल 2। इस आशय का राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। राष्ट्रपति कैबिनेट से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में चले जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, 1 और 2 दोनों। आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। आपातकाल की घोषणा इसके जारी रहने को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। तो सबसे पहले हम पहले कथन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के बारे में निर्देश देने तक विस्तारित होती है। और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। अनुच्छेद 358 पूरे देश पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 359 पूरे देश या उसके किसी हिस्से पर लागू हो सकता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति को राज्य सरकार को निलंबित करने और देश के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है। पहला है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट है, यदि अनुमोदित हो तो यह 6 महीने की अवधि के लिए चल सकता है, लेकिन इसे 3 साल से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है इसमें से? केवल 1। अनुच्छेद 355 केंद्र पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2। धर्मनिरपेक्षता विरोधी राजनीति करने वाले राज्य सरकार अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें से कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। तेलंगाना में कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। द्वितीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा के क्या प्रभाव हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों।
संसद को वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों के अनुदान देने की शक्ति दी गई है। संविधान असम के जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय तथा जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण के लिए विशिष्ट अनुदानों का प्रावधान भी करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। संविधान के कुछ ऐसे विधेयक निर्धारित करता है कि जिन्हें केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है बी, संविधान की 7वीं अनुसूची में संशोधन करने वाला विधेयक। ये गलत है, बाकी सही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2, दोनों ही गलत हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 2। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए निगमों और कंपनियों को इन करों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। एआरसी ने अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल 1 गलत है। पहला गलत है, बाकी सही है। 2 या 2 से अधिक क्षेत्रीय परिषदों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का भी प्रावधान है। केंद्रीय गृह मंत्री को सभी क्षेत्रीय परिषदों का समान अध्यक्ष नामित किया गया है। क्षेत्रीय परिषदें भारत सरकार को सिफारिश दे सकती हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। पूर्वोत्तर परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना करना चाहता है। इसे क्षेत्रीय परिषद के विपरीत एक एकीकृत क्षेत्रीय योजना तैयार करनी है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है जब वह संतुष्ट हो कि भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरे में है। अगला है, आपातकाल की घोषणा किसी भी ऐसी गड़बड़ी की आशंका और वास्तविक घटना से पहले की जा सकती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। जैसे ही आपातकाल की घोषणा की जाती है, केंद्रीय संसद की विधायी क्षमता स्वतः ही बढ़ जाती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में कितने कथन सही हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। तो इसमें जो है सिर्फ चौथा कथन सही है। अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित किया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान निम्नलिखित में से किससे उधार लिए गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी गणराज्य के वाइमर संविधान से। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ प्रत्येक राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा? सी, अनुच्छेद 355। ये भाग 18 में निहित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तीसरा गलत है, बाकी सही है। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 358 आपातकाल की पूरी अवधि के लिए मौलिक अधिकार को निलंबित करता है, जबकि अनुच्छेद 359 एक विशिष्ट समय अवधि के लिए मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों में विचार करें, कितने कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2। तो इनमें से जो है 2 और 3 गलत है, बाकी 1 और 4 सही, 1 जो है सही है। अनुच्छेद 355 संवैधानिक आपातकाल का प्रावधान करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर।
निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति राष्ट्रपति शासन के लिए उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए केवल एक। जहां लोकसभा के आम चुनावों में राज्य में सत्तारूढ़ दल का भारी हार का सामना करना पड़े। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसमें से केवल 2 सही हैं, तो 1 और 2 सही हैं। इन्हें देखते हैं। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा है, तो वह अनुच्छेद 360 के तहत उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकता है। संघ की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को या सभी या किसी भी वर्ग के वेतन और भत्ते में कटौती के बारे में निर्देश देने तक विस्तारित होगा। तो ये दोनों ही पॉइंट जो है सही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा कि यह अनुच्छेद कमोबेश 1933 में पारित संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुनर्प्राप्ति अधिनियम के पैटर्न का अनुसरण करता है। उपर्युक्त कथन में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संबोधित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वित्तीय आपातकाल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आश्वासन दिया था कि यह अनुच्छेद भारत के संविधान में एक मृत पत्र बना रहेगा, लेकिन इसका बहुत बार दुरुपयोग किया गया है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शामिल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 356। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए केवल एक। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट लिखित रूप से उसे सिफारिश ना करे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। यदि आप राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो इसकी घोषणा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए केवल एक। राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा के द्वारा निरस्त हो जाती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक परिणाम हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। राज्य विधानसभा का विघटन, राज्यों में मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। किसी राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 दोनों सही है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 134। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अब यहाँ से जो है टॉपिक दूसरा स्टार्ट हो रहा है, ये है राष्ट्रपति। तो देखते हैं इसके सबसे पहले प्रश्न को। मगर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं लेकिन आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे मेहनत और हमारे एफर्ट्स को देखते हुए आप जो है हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ हम आप तक ला पाएँ। सबसे पहला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से बी और केवल 2 और 3 गलत हैं, बाकी एक सही है। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य दर राज्य अलग अलग होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए उपरोक्त में से कौन सी योग्यताएं हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 134। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कितने कथन सही हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 कथन सही हैं। तो इसमें से जो है 2 और केवल 2 ही सही है। सॉरी, 2 और 3 सही है। तो इन्हें देखते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र निष्कासन मृत्यु के कारण रिक्त होता है तो चुनाव 6 महीने के भीतर होना चाहिए। जब वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अपने पद पर फिर से आने तक अपने कार्यों का निर्वहन करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2 सही है। तो देखते हैं इन्हें। राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ औपचारिक रूप से उसके नाम पर की जाती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से गलत कथन चुनने बोल रहा है, तो इसमें से सभी गलत हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2 और 3। वह संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है। उसकी अनुशंसा के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोई भी सही नहीं है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रावधानों को संबंधित अनुच्छेद से मिलाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बोल रहा है गलत तरीके से मेल खाता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल 4 गलत है, बाकी सही है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को अदालत में उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन है, ना कि वित्तीय आपातकाल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। राष्ट्रपति सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पूछ रहा है सही कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 1। राष्ट्रपति को निजी सदस्य के विधेयक और सरकार के विधेयक के संबंध में पूर्ण वीटो प्राप्त है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। राज्य में किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के निलंबन सहित अन्य सभी आवश्यक कदम उठाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3। संविधान में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को ऐसी जांच में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसमें से केवल ये जो है मिसप्रिंट है। कथन 1 गलत है, 2 सही है, 3 सही है। तो इसका मतलब जो है इसमें से केवल एक जो है पहला कथन गलत है, बाकी दोनों सही है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो देख लेते हैं इसे। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
यदि राष्ट्रपति भारत से अनुपस्थित रहने, बीमारी या किसी अन्य कारण से अस्थायी रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा गलत है पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों सत्य हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं। भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति आवश्यक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ से जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कितने कथन सही हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। उपराष्ट्रपति के मामले में इसमें देख लेते हैं पहले कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो है नंबर 2 सही है, इसमें से नंबर 2 सही है, तो इसे देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्य राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करना है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन पर कम से कम निम्नलिखित में से किसके हस्ताक्षर होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। साथ ही जो है प्रत्येक उम्मीदवार आरबीआई में 15,000 रुपये जमानत राशि भी जमा करता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 सत्य नहीं है, बाकी सारे हैं। राज्यसभा में प्रभावी बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव और उसके बाद लोकसभा में साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव। संविधान में उन आधारों के नियमों का उल्लेख नहीं किया गया है जिनके आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा पद पर बने रहते हुए भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। संघीय मंत्री, राज्य का राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए आमतौर पर नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर संसद के किसी भी सदन का महासचिव होता है, जो रोटेशन के आधार पर होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कितने कथन गलत हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक, और इसमें से जो है पहला कथन ही गलत है। दूसरा और तीसरा देखते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर अपने शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करता है। पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पर बना रहता है। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय राज्य की राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। मूल संविधान में प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद की संयुक्त बैठक में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब यहाँ से जो है नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये है प्रधानमंत्री। देखते हैं इसके सबसे पहले प्रश्न को। प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो, इसमें दोनों ही गलत हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 3, 4। नीति आयोग, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, अंतर्राज्य परिषद। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष हैं। वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज का कप्तान कहा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मुंडो। मुंडो ने प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज का कप्तान कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है लेकिन एक परंपरा के रूप में इसका पालन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
मंत्रिपरिषद में भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन यह कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 91वां संविधान संशोधन, जिसे 2003 में संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री के पास अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में सेवा करने वाले व्यक्तियों के चयन में पूर्ण विवेक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में प्रधानमंत्री उसके पक्ष में मतदान नहीं कर पाएंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, केवल 2। प्रत्येक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक मंत्री को सौंपा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो इसमें से जो है केवल पहला ही सही है। वर्तमान प्रधानमंत्री के इस्तीफे से मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को निम्नलिखित की नियुक्ति के संबंध में सलाह देते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 to 4। भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे प्राइमस इंटर पैरेस माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। ब्रिटिश राजनीतिक सिद्धांतकारों ने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पैरेस या सामानों में प्रथम के रूप में वर्णित किया है। प्रधानमंत्री को एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला माना जाता है, इसलिए इसे कभी कभी प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2, 3, 4, यानी इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा। इंदिरा गांधी ने 1966 में, देवगौड़ा ने 1996 में और मनमोहन सिंह ने 2004 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री संघ के मामलों के कानून और प्रशासन के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति से संवाद करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है इसमें से कितने सही हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। तो इसमें से 2 और 3 सही हैं। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यदि कोई कैबिनेट मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत है और उसका बचाव करने के लिए तैयार नहीं है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल 4। वर्तमान प्रधानमंत्री के इस्तीफे और मृत्यु से मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं, सभी सही है। वह राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पैरेस कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मोरारजी देसाई। 1977 में मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के रूप में जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व किया। आपातकाल के परिणाम स्वरूप कांग्रेस को चुनावों में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प को चिन्हित करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल 4। इसमें से केवल 4 गलत है, बाकी सभी सही है।
पहला है उप मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है और वे कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। 1967 से कोई संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया है। मूल संविधान में कैबिनेट का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो है पॉलिटी का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 1 के सब्सक्राइबर के टारगेट को पूरा करने में हमारी हेल्प करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।